क्लास 12th की हिंदी में हम लोग विधान पुस्तिका से अतीत में दबे पाँव पढ़ रहे हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बता रहा है लेखक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो काफ़ी अच्छा था। जो आजकल शहरों में, चंडीगढ़ जैसे विकसित शहरों में जो ग्रिड शैली के मकान बनते हैं, उस तरह की व्यवस्था आदिकाल में थी। आगे देखते हैं। अब बता रहा स्तूप के पीछे कैसी व्यवस्था थी। स्तूप को ही खोजने के लिए वहाँ पे लेखक गया था। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जाता है इतर वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? निम्न वर्ग के घर कहते हैं इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल तक टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। लेखक बोल रहा है कि आगे बोला है ना कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसको एक साक्षर और सुसंस्कृत सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि इसका नगर नियोजन और वास्तुकला दोनों उत्कृष्ट शैली का था। अब बोल रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि नगर नियोजन कैसा था। स्तूप बताए हैं कि सबसे पहले था, और उसके स्तूप के चबूतरे के पीछे गढ़ है और ठीक उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस समय जो संभ्रांत वर्ग रहा होगा वो स्तूप के ठीक पीछे उनकी बस्ती थी, और उसके पीछे 5 किलोमीटर दूरी पर सिंधु बहती है। सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पे बहती थी, इसलिए लेखक पहले ही बताया है कि वहाँ पे प्राकृतिक टीले नहीं थे। कच्ची या पक्की ईंटों से टीले बना करके उस पे घर बनाया जाता था, ताकि सिंधु के पानी का बहाव जब तेज हो तो इन घरों में कोई पानी का बहाव से समस्या ना हो। बोल रहे हैं कि पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट है। ये अंदाज़ा लगा रहे हैं लेखक कि स्तूप के पीछे पूरब में जो बस्ती है वो उच्च वर्ग की रही होगी, और दक्षिण में जो टूटे फूटे खंडहर दिखाई दे रहे हैं वो उस काल के कामगारों की बस्ती हो सकती है। फिर लेखक बोल रहा है कि क्या यहाँ पे निम्न वर्ग नहीं रहा होगा। फिर अंदाज़ा लगा रहा है कि निम्न वर्ग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि उनके घर इतनी मजबूत सामग्री से नहीं तैयार किए जा रहे होंगे जो 5,000 साल तक टिक सकें। फिर दूसरा संभावना ये भी लगा रहा है कि उसके 1/3 हिस्से की ही खुदाई हुई है, बाकी खुदाई का काम बंद हो गया है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें अभी मिली ही ना हो। आगे हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास या संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैवमार्ग रखा है। बोल रहे हैं कि स्तूप के आगे जो गली दाईं तरफ मुड़ती है, उसके आगे एक महाकुंड है। अब पता नहीं जो वहाँ का पुरातत्व वेत्ता लोग हैं वो लोग वहाँ के प्रबंधक संयोग से या अनायासी उस गली का नाम दैव मार्ग रखे। दैव मार्ग लेखक इसलिए कह रहा है, सायास या संयोग, क्योंकि वहाँ पे महाकुंड है और वहाँ पे पूजन का काम होता था। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पार्ट में 8 स्नानघर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। लेखक बोल रहा है कि जो कुंड है, कुंड को देख के जो
40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट है। उस कुंड को देख करके अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी में रहने वाले सभी लोग किसी सामूहिक अनुष्ठान पे या किसी पर्व पे लोग एक साथ नहाते होंगे। कुंड में उत्तर दक्षिण से सीढ़ियाँ हैं उसमें उतरने के लिए, उसमें साधुओं के कक्ष भी बने हुए हैं, लेकिन कुंड में नहाना नहीं होता है। उसके किनारे स्नानगार बने हैं, लोग उसमें कुंड से पानी ले जाके स्नान करते हैं। आगे कल पढ़ते हैं।